नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत, भूपेंद्र पटेल ही होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री। 12 दिसंबर को लेंगे शपथ। हिमाचल में बहुमत के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री का नाम तय करने की कवायद हुई तेज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 पर जारी रहेगी चर्चा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मैंडूस का खतरा। तूफान के आज रात को चेन्नई तट से टकराने की आशंका। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैकलॉग वाले देशों के लिए वीजा जारी करने की प्रतीक्षा समय अवधि को कम करने की सिफारिश माने जाने पर भारतीयों को हो सकता है लाभ। और फीफा विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे शुरू। पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से, दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना और नीदरलैंड का होगा आमना सामना। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि भूपेंद्र पटेल ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात में बीजेपी 1995 के बाद कोई चुनाव नहीं हारी है। 2002 के बाद बीजेपी प्रदेश में लगातार मजबूत होती गई और इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर गुजरात की जनता का आभार जताया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बड़े हुजूम को संबोधित करते हुए गुजरात की विजय को कार्यकर्ताओं की जीत बताया और मुफ्त की घोषणाओं को नकारने के लिए गुजरात के मतदाताओं का धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसकी खुशबू चारों तरफ महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से हिमाचल की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही है। अब पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव करना एक बड़ी चुनौती होगा। मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जहां कांग्रेस का एक दल हिमाचल रवाना हो गया है, वहीं आज विधानसभा चुनाव में जीत का परचम फहराने वाले कांग्रेस के विधायक भी मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए मिलने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। घोषित परिणामों में कांग्रेस के 40 उम्मीदवार विजयी रहे हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 25 सीट गई। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता से किया हर वादा जल्द से जल्द निभाया जाएगा। लोगों ने मौका दिया, बीजेपी की सरकार बनी, जयराम ठाकुर जी उनके मुख्य बने और 5 सालों में ना तो महंगाई कम हुई, ना रोजगार प्रदान हुआ और ना ही लोगों की जो दुख और तकलीफ और समस्याएं थी उसके ऊपर सरकार ने कुछ किया।
हिमाचल से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा के पास। पवन, ये बताइए कि आज शिमला में नए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और पर्यवेक्षक भी इसमें शामिल रह सकते हैं। सवाल यह है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री की गद्दी किसको मिलेगी और क्या कुछ कयास अभी लगाए जा रहे हैं? शालिनी, बस यही बड़ा सवाल है अब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने रिवाज को कायम रखा है और कांग्रेस को पूरा बहुमत दिया है। तो अब यही सवाल सबके सामने खड़ा है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन। पहले जो है 8 दावेदारों की बातें हो रही हैं यहाँ पे मीडिया सर्कल्स में, सब जगह के 8 दावेदार, उनसे 2 दावेदार तो हार चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। आशा कुमारी और कौल सिंह ठाकुर जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं। अब जो मुख्य मुकाबला है वो जाहिर तौर पे जो ये चुनाव जो है कांग्रेस अध्यक्ष हैं यहाँ की प्रतिभा सिंह, उनकी लीडरशिप में लड़ा गया। उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी दूसरे जितनी भी विधानसभा सीटें थी वहां पे प्रचार किया पूरे प्रदेश में। सिर्फ 2 नेता ऐसे थे कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने पूरे प्रदेश में प्रचार किया, और बाकी कांग्रेस नेता जो है अपनी अपनी सीटों पर काम कर रहे थे, अपनी अपनी सीटों में लोगों को आह्वान कर अपनी सीटों से वो बाहर ही नहीं निकल पाए। तो अगर प्रदेश व्यापी जो है प्रचार के दौरान किसी ने काम किया है तो वो वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह है और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं। जहां तक तो यही बात है कि दावा, मैंने उनसे बातचीत भी की थी, परसों मैंने उनसे बातचीत भी की, उन्होंने साफ कहा कि मैं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की जो लेगेसी है उसको आगे ले जाना चाहती हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे और बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने विकास कार्य पूरे प्रदेश में किए थे। तो उनका कहना था कि मैं उन विकास कार्य को आगे ले जाऊंगी। तो जाहिर तौर पे उन्होंने सीएम पद के लिए अपना दावा ठोक दिया है। पर जो कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी उनका भी दावा है अपना, वो भी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, उनका भी लोअर हिमाचल में उनका जनाधार है। तो उनकी तरफ से भी चीजें हैं। तो 2-3 लोग हैं और एक मुकेश अग्निहोत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, 4 बार ऊना सीट है, ऊना में हरोली सीट है, वहां से वो 4 बार के विधायक हैं, वो भी अपना दावा ठोक रहे। तो मुख्यतः 3 लोगों के बीच में है। पर इस सबको सेटल करने के लिए कांग्रेस में क्योंकि बहुमत मिला है, जनता ने जनादेश उनकी तरफ को दिया है, तो सारे विधायकों की बैठक होगी। राजीव शुक्ला क्योंकि प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, और इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो ऑब्जर्वर के तौर पे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनको लगाया गया है। और विधायक दल की बैठक होगी और कोशिश रहेगी कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का नाम सामने आए। पर अगर मैं अभी की बात करूं तो जाहिर तौर पे जो आगे एज है वो प्रतिभा सिंह जी का एज है, क्योंकि प्रदेश में जनता ने जो है उनका कहना है कि ये चुनाव भी वीरभद्र सिंह अब क्योंकि नहीं रहे तो उनके चेहरे पे ही लड़ा गया, उनके ही वो सर्वमान्य नेता थे कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में, तो उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा और उस काम को मैंने आगे बढ़ाया है और उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूं। तो ये उन्होंने साफ तौर पे दावा अपनी तरफ से ठोक दिया है। अब देखते हैं कि सर्वसम्मति किस तरह बनती है, कांग्रेस आलाकमान क्या कहता है और विधायकों की क्या राय रहती है, वो राय निकल के आएगी। और आज ही उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री जो है उनका नाम सामने आ जाएगा। धन्यवाद पवन इस जानकारी के लिए, और जल्द ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 2 प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद उपचुनावों में भी बीजेपी ने मिश्रित सफलता हासिल की है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की चर्चित रामपुर विधानसभा सीट पर पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रही है। भाजपा के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 34,136 वोटों से हरा दिया है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने रामपुर की विधानसभा सीट भी गंवा दी है, जिसके साथ ही रामपुर की संसदीय और विधायी राजनीति में आजम खान के युग का समापन हो गया है। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। ये सीट समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई थी। इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,461 मतों से हराकर ये सीट बरकरार रखी है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 पर चर्चा जारी रहेगी। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। साथ ही भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में नियम 193 के तहत आगे की चर्चा भी होनी है।
शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन की कार्यसूची में भी 40 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक शामिल हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज 258वें सत्र के दूसरे हफ्ते के लिए सरकारी कार्य के बारे में बयान देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित एक पत्र सभा के पटल पर रखेंगी और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। वहीं गुरुवार को राज्यसभा से वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसदों की तरफ से उठाई गई शंकाओं को दूर किया। चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, तस्करी रोकना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। विधेयक का समर्थन करते हुए एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा समय की मांग है। विधेयक का उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITC को लागू करना और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना है। अगर 10 सालों का औसत देखा जाए तो 28,372 हेक्टेयर था, जो बढ़कर के केवल अगर एनुअल देखा जाए तो 37,845 हेक्टेयर हुआ है। तो हमने देश में जो ग्रीन कवर बढ़ाने का जो हमारा कमिटमेंट है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। Schedule 2 and Schedule 3. He has cleaned it up. He has followed the format suggested by the standing committee. He has not made one spelling change in the Schedules 1 and Schedule 2 and Schedule 3. And he has, I think, been bold enough to accept that the standing committee has made an improvement on the original bill, and I compliment him for that. जिम्बाब्वे की संसद के स्पीकर एडवोकेट जैकब फ्रांसिस मुंडेडा के नेतृत्व में भारत आए जिम्बाब्वे के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान सभापति ने प्रतिनिधिमंडल को स्मृति स्वरूप भेंट दी। वहीं जिम्बाब्वे के शिष्टमंडल की ओर से भी सभापति को भेंट दी गई। जिम्बाब्वे के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। इस दौरान संसदीय मामलों समेत कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है और जिम्बाब्वे के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में प्रगति हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से जुड़े एक आतंकी मामले में केरल और कर्नाटक में 3 जगहों पर छापेमारी की। NIA के अनुसार केरल के कोझिकोड जिले और कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में छापे मारे गए और डिजिटल उपकरणों और विभिन्न दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त कर ली गई। PFI के खिलाफ 13 अप्रैल को दर्ज एक मामले के सिलसिले में छापेमारी की गई। NIA ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से चक्रवाती तूफान मैंडूस का खतरा मंडराने लगा है। इस तूफान के आज रात को चेन्नई तट से टकराने की आशंका है। इससे तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में यह तूफान विकराल रूप ले सकता है। इस खतरे को भांपते हुए तमिलनाडु सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF और SDRF के 400 कर्मियों वाली 12 टीमों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब तक चेन्नई सहित तमिलनाडु के 17 जिलों चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विलापुरम, कुड्डालोर, रानीपेट, वेल्लोर और तिरुवल्लूर में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ।
Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 57वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति देहरादून में दून विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ढांचागत क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए देश का पहला गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद 19 दिसंबर को जारी करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में देश का पहला गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लाने की घोषणा की। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पूर्वोत्तर राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय है भारत को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत की आर्कटिक नीति, कार्यक्षेत्र और अवसर, इस विषय पर आज एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करेगा। तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य और उनके परिवार की 7.93 करोड़ रुपए की बैंक जमा और सावधि जमा को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में धन शोधन कानून के तहत कुर्क कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। पात्रा चौल मामले में मुंबई की एक अदालत संजय राउत और अन्य के खिलाफ आज आरोप तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट शर्जील इमाम की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उसके खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा के कोटा चरण में शामिल होंगी। 27वां केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज से 16 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। केरल सरकार के सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सहयोग से केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी फिल्म समारोह का आयोजन करती है। इस महोत्सव के दौरान 15 सिनेमाघरों में लगभग 70 देशों की 184 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। टॉप 10 के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति आयोग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को महत्वपूर्ण बैकलॉग वाले भारत जैसे देशों के लिए वीजा जारी करने के प्रतीक्षा समय को कम करने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति आयोग ने बैकलॉग वाले देशों के लिए वीजा जारी करने की प्रतीक्षा समय को अधिकतम 2 से 4 हफ्ते तक कम करने के लिए विदेश विभाग को एक ज्ञापन जारी करने पर विचार करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि भारत के मामले में ये बैकलॉग 1000 से अधिक दिनों को पार कर गया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों, व्यापारियों और यात्रियों के सामने काफी मुश्किलें आ रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन को $275 मिलियन की सैन्य सहायता भेज रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इसमें युद्ध के दौरान ड्रोन का पता लगाने और उसका मुकाबला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गोला बारूद और उच्च तकनीकी प्रणालियों के हथियार बड़ी मात्रा में शामिल हैं। हालांकि यह सहायता राशि अमेरिका द्वारा हाल ही में दिए गए अधिकांश पैकेजों की तुलना में कम है। अमेरिकी सेना के सदस्यों के लिए कोविड-19 वैक्सीन जनादेश को रद्द करने और राष्ट्रीय रक्षा के लिए करीब $858 बिलियन प्रदान करने वाला एक बिल सदन में पारित किया गया। ये बजट राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध की तुलना में $45 बिलियन अधिक है। लगातार दूसरे वर्ष
कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुरोध से ज्यादा बजट पास किया है। इसकी वजह यह है क्योंकि कानून निर्माता चीन और रूस के साथ देश की सैन्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहते हैं। चीनी नेता शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के राजा और क्राउन प्रिंस के साथ राज्य की यात्रा के दौरान मुलाकात की। दोनों देशों के बीच ऊर्जा आपूर्ति के साथ साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बातचीत हुई और संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की गई। शी रियाद में अल यामामा पैलेस पहुंचे और किंग सलमान के बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। आरबीआई के रेपो दर में लगातार 5वीं बार बढ़ोतरी के बाद 3 बैंकों ने कर्ज महंगा कर दिया है। इनमें एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक ने कर्ज की सीमांत लागत आधारित दर यानी MCLR में 0.10% बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR को 0.25% बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। संशोधित दर सभी अवधि के लिए कर्ज के लिए है। इनकी ब्याज दर 7 दिसंबर से लागू है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना कर्ज 0.15% से 0.35% तक महंगा कर दिया है। नई दर 10 दिसंबर 2022 से लागू होगी। देश की 4 सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों का भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में विलय हो सकता है। इन कंपनियों में द ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस शामिल हैं। उद्योग के जानकारों के मुताबिक बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है। और अब खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरें। फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में एजुकेशन सिटी स्टेडियम में पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। आज दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड बनाम फ्रांस का मुकाबला सबसे रोमांचक हो सकता है क्योंकि फ्रांस पिछले विश्व कप का चैंपियन है और इंग्लैंड को इस बार विश्व कप का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 14 और 15 दिसंबर को होगा, जबकि फाइनल 18 दिसंबर को होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 9 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के प्रथम सदस्य बने। सभा का उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराने से आरंभ हुआ। सभा में सदस्यगण अध्यक्ष महोदय के सम्मुख अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में विराजमान थे। संविधान सभा में 9 महिलाओं समेत 207 सदस्य उपस्थित थे। 9 दिसंबर साल 1825 को राव तुलाराम सिंह का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। वे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को ही जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। साल 2001 में भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 9 दिसंबर साल 2003 से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ
जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी और नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता से लड़ने का संकल्प लेते हैं।